नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बीके ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत के नियम के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। सिद्धांत को समझने से पहले हम आनुवंशिकता और वातावरण क्या है इसके बारे में जान देते हैं और इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आनुवंशिकता, माता पिता जो अपने माता पिता से आनुवंशिक गुण प्राप्त करते हैं, अपने बच्चों को इन्हीं जीन्स के माध्यम से उन गुणों को तथा कुछ अपने व्यक्तित्व के गुणों को देते हैं। इस तरह स्पष्ट है, आनुवंशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है, से आनुवंशिकता कहते हैं। वातावरण, व्यक्ति का वातावरण से तात्पर्य उन सभी तरह के उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करते हैं। भौगोलिक वातावरण में अनेक चीजें या उद्दीपन हो सकते हैं। व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आनुवंशिकता की क्रियाविधि का वर्णन करने के लिए जॉन ग्रेगर मेंडल ने महत्वपूर्ण कार्य किया। अपनी छोटी सी वाटिका में उन्होंने विभिन्न तरह के मटरों का संकरित कर आनुवंशिकता के आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने विस्तृत प्रयोगों के परिणाम को 1866 में प्रकाशित किया, लेकिन कई कारणों से उनके प्रयोगों की ओर 1900 तक लोगों का ध्यान बहुत नहीं गया। उसी साल 3 शोधकर्ता नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी में स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर उसी परिणाम पर पहुंचे जिस पर मेंडल करीब 34 साल पहले ही पहुंचे थे। इन 3 शोधकर्ताओं ने मेंडल के नियमों को वैध ठहराया और उन्हें आनुवंशिकता का आधारभूत नियम, कार्डिनल प्रिंसिपल और लॉ ऑफ हेरिडिटी की संज्ञा दी। आइए दोस्तों, अब हम लोग मैंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया है। आइए हम लोग मेंडल के प्रयोग के बारे में जानते हैं और इसका चित्र भी हमने इसके आगे इसका फिगर भी दिया हुआ है। आप उसकी भी सहायता से मेंडल के जो प्रयोग है उसको आसानी से समझ सकते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के गुणों जैसे बैंगनी और उजले फूल वाले पौधों, लंबा तथा नाटा डंठल वाले पौधों, हरी और पीली फली वाले पौधों, चिकना तथा सिकनदार बीज उत्पन्न करने वाले पौधों, बड़ी फली तथा छोटी फली वाले पौधों को संकरित किया तथा उनके गुण में होने वाले परिवर्तनों का कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। उन्होंने अपने सभी प्रयोगों में, जिनमें 2 अलग-अलग गुणों को संकरित किया गया था, एक ही तरह के परिणाम पाए। जैसे उन्होंने अपने एक प्रयोग में बैंगनी तथा उजले फूल देने वाले मटर के पौधों को संकरित कर निषेचित किया। परिणाम में देखा गया कि दूसरी पीढ़ी के इस संकरित पौधे में जब फूल लगा तो वे सभी बैंगनी रंग के थे। कोई भी फूल उजला रंग का नहीं था। इसके बाद जब दूसरी पीढ़ी के पौधों से प्राप्त बीज को पुनः बोया गया तो अब इस तीसरी पीढ़ी के 75% फूल बैंगनी रंग के थे तथा 25% फूल उजले रंग के। दूसरे शब्दों में तीसरी पीढ़ी के पौधों में फूल बैंगनी रंग और उजला रंग
3 संबंधी 1 के अनुपात में देखे गए। कई पीढ़ियों तक प्रयोग करने के बाद मेंडल ने देखा कि अंत में दोनों प्रकार के मटर के पौधे अपने मूल रूप में आ गए। मेंडल के प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि भिन्न-भिन्न लक्षणों या गुणों वाली एक ही जाति की 2 वस्तुओं को संकरित कर निषेचित कर क्रॉस फर्टिलाइज्ड किया जाए तो ठीक इसके बाद आने वाली पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी में उस संकरण का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। आगे कई पीढ़ियों के बाद ये दोनों वस्तुएं अपने मूल रूप को पुनः प्राप्त कर लेती हैं। मेंडल के इस आनुवंशिकता के सिद्धांत में 2 नियम सम्मिलित हैं। पहला पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा स्वतंत्र छंटाई का सिद्धांत। पहला पृथक्करण का सिद्धांत यह बताता है कि जो गुण पहली संकर पीढ़ी में दबा रहता है या छिपा रहता है और अप्रबल जीन्स में वे समाप्त नहीं हो जाते, बल्कि बाद की संकर पीढ़ी के कुछ सदस्यों में दिखाई देते हैं। इस तरह से उनका कहना था कि दबे हुए गुण अन्य गुणों के साथ मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खो देते हैं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और फिर इसी तरह दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक अपने मूल रूप में अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। दूसरा स्वतंत्र छंटाई का सिद्धांत यह बताता है कि किसी एक आनुवंशिक गुण का वितरण दूसरे आनुवंशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता, अर्थात स्वतंत्र होता है। जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग में पाया कि मटर के पौधे के फूल का रंग, मटर की फली, पॉन्ड्स के आकार, डंठल की लंबाई आदि गुणों से स्वतंत्र होता है। व्यक्तियों की आनुवंशिकता के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का महत्व सर्वाधिक बताया गया है। पहला, बालक की आनुवंशिकता में केवल उसके माता पिता की ही देन नहीं होती, बल्कि बालक की आनुवंशिकता का आधा भाग माता पिता से, 1/4 भाग दादा दादी नाना नानी से, शेष भाग पर दादा परदादी परनाना परनानी आदि से मिलता है। इसलिए एक शिशु पूर्णतः अपने माता पिता पर ही निर्भर नहीं करता और अपने पूर्वजों के गुणों को अपने में कुछ हद तक सम्मिलित किए रहता है। दूसरा, क्रोमोसोम सदा जोड़े में रहते हैं। क्रोमोसोम्स में जिन भी जोड़े में होते हैं, इन्हीं जीन्स के आधार पर शिशुओं के गुणों का निर्धारण होता है। शिशु अपने माता या पिता के लक्षण सहित पैदा हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि पिता का कद नाटा और रंग गोरा है और माता का कद लंबा और रंग सांवला है, तो शिशु लंबा और गोरा या नाटा एवं सांवला हो सकता है। तीसरा, किसी भी नवजात शिशु को 23 क्रोमोसोम्स माता से तथा 23 क्रोमोसोम्स पिता से मिलते हैं। इस तरह से कुल 46 क्रोमोसोम्स या 23 जोड़े क्रोमोसोम्स नवजात शिशु में होते हैं। इनमें 22 जोड़े यानी 44 क्रोमोसोम्स बालक या बालिका में आकार एवं विस्तार में समान होते हैं। इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। 23वां जोड़ा यौन क्रोमोसोम्स होता है जो बालिका में समान अर्थात XX होता है, परंतु बालक में भिन्न अर्थात XY होता है। Y क्रोमोसोम्स X क्रोमोसोम्स की अपेक्षा छोटा होता है तथा इनमें X क्रोमोसोम्स की तुलना में कम जीन्स होते हैं। मानव में शिशु के यौन का निर्धारण पिता द्वारा होता है, क्योंकि पिता में XY होते हैं, न कि माता द्वारा, जिसमें हमेशा XX क्रोमोसोम्स ही होते हैं।
तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इस सिद्धांत से संबंधित 10 प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। आनुवंशिकता के नियम से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो निम्न हैं। पहला, निम्नांकित में से किसमें बच्चों में माता पिता से मिले गुण संचित होते हैं? आरएनए, डीएनए, पीएनए, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर है डीएनए। दूसरा प्रश्न है, एक स्वस्थ सामान्य पुरुष में निम्नांकित में से कौन सा यौन गुणसूत्र होता है? XX, XY, XYY, XXY। इसका आंसर है XY। हमारा तीसरा प्रश्न है, जिन जुड़वा भाइयों या बहनों की आनुवंशिकता 100% समान होती है उसे कहा जाता है? एगांडी जुड़वा बच्चे, भ्रांतीय जुड़वा बच्चे, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर है एगांडी जुड़वा बच्चे। हमारा चौथा प्रश्न है, मेंडल द्वारा प्रस्तावित आनुवंशिकता के किस नियम के अनुसार किसी एक आनुवंशिक गुण का वितरण दूसरे आनुवंशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता है? पृथक्करण का सिद्धांत, स्वतंत्र छँटाई का सिद्धांत, आश्रित छँटाई का सिद्धांत, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर है स्वतंत्र छँटाई का सिद्धांत। हमारा पांचवा प्रश्न है, एक अपराधी पुरुष में निम्नांकित में से कौन सा यौन गुणसूत्र होने की संभावना होती है? XYY, X0, XXX, YYY। इसका आंसर है XYY। हमारा छठवां प्रश्न है, क्लाइनफेल्टर संरक्षण में कौन सा यौन गुणसूत्र होता है? XYY, XXY, X0, XXY। हमारा सातवां प्रश्न है, गैसेल तथा थॉम्सन द्वारा एकांडी जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययन से किस कथन को समर्थन मिलता है? व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व पर सिर्फ और सिर्फ वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर है व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। हमारा आठवां प्रश्न है, यदि पोष्य बच्चों के व्यवहारों में अपने वास्तविक माता पिता के व्यवहारों से समानता न होकर पोष्य माता पिता के व्यवहारों के साथ समानता होती है तो इससे निम्नांकित में किसका समर्थन मिलता है? व्यक्ति के व्यवहार पर आनुवंशिकता का प्रभाव अधिक पड़ता है, व्यक्ति के व्यवहार पर वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है, व्यक्ति के व्यवहार पर आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के व्यवहार पर यौन गुणसूत्र का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसका आंसर है व्यक्ति के व्यवहार पर वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। हमारा 9वां प्रश्न है, एक गर्भित अंडाणु में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? 46 जोड़े, 23 जोड़े, 26 जोड़े, 22 जोड़े। इसका आंसर है 23 जोड़े। हमारा आखिरी और 10वां प्रश्न है, जिन जुड़वा भाइयों या बहनों की आनुवंशिकता 50% ही समान होती है तो उसे कहा जाता है? एगांडी जुड़वा बच्चे, भ्रांतीय जुड़वा बच्चे, पोष्य बच्चे, साधारण जुड़वा बच्चे। इसका आंसर है भ्रांतीय जुड़वा बच्चे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है
कि आपको इससे संबंधित, इस सिद्धांत से संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा और जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए सहायता करेंगे। धन्यवाद।